पार्टी की बात करें तो शायद ही कोई पार्टी मुकेश अंबानी की बेटे की प्री वेडिंग पार्टी जैसी धूमधाम से मनाई गई होगी। 800 करोड़ का बजट, रियाना पर 50 करोड़, पूरी बॉलीवुड और खबरों के मुताबिक बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग भी शामिल हुए। ये है मुकेश अंबानी का जलवा, जो भारत के सबसे अमीर आदमी है। पर क्या आप जानते हैं, इस कहानी का हीरो मुकेश अंबानी नहीं, उनके पिता धीरूभाई अंबानी हैं। वही धीरूभाई अंबानी जिन्होंने एक पकौड़े की दुकान से शुरुआत करके खड़ा कर दिया रिलायंस जैसा बिजनेस एम्पायर। तो चलिए आज हम जानते हैं मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की वो कामयाबी की कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ। उनके पिताजी हीराचंद गोवर्ध भाई अंबानी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। धीरूभाई अंबानी 5 साल के हुए तो उन्हें बहादुर खान जी स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। हालांकि धीरूभाई की पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पिता के डर से वो स्कूल जाते थे। हीराचंद जी के तो कुल 5 बच्चे थे और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, सिर्फ स्कूल टीचर की सैलरी से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। यही गरीबी और मुश्किलें थीं जिसने एक दिन धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद धीरूभाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक दिन गांव के मंदिर में उन्हें काफी भीड़ दिखी। पता चला कि हर साल फरवरी में किसी मान्यता के चलते यहां मेला लगता है। इतने सारे लोगों को देखकर धीरूभाई के दिमाग में ख्याल आया कि इतनी देर खड़े रहने पर जरूर भूख लगेगी, तो क्यों ना वो यहीं समोसे बेचें। उन्होंने अपनी गुल्लक तोड़ी, पैसे निकाले, एक खोमचा खरीदा और समोसे बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो अच्छी कमाई हो गई, लेकिन कुछ समय बाद भक्तों की भीड़ कम होने लगी और उनकी कमाई भी चौपट हो गई। उन्होंने समझ लिया कि यहां समय बर्बाद करना फायदेमंद नहीं है। उन्होंने अपना खोमचा बेच दिया और जमा किए सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए। अब वो फिर से किसी और काम की तलाश में जुट गए। उस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग काम की तलाश में यमन जा रहे हैं और वहां अच्छा कमा लेते हैं। 1950 में सिर्फ 17 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी अपने बड़े भाई रमणीकलाल के पास यमन चले गए। वहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें जल्द ही तरक्की देकर मैनेजर बना दिया गया। अब उनके पास काफी खाली समय था, तो उन्होंने एक और नौकरी करने का फैसला किया। वो एक जगह क्लर्क की नौकरी करने लगे। चाय के शौकीन धीरूभाई ने एक चालाकी सीखी। वो कभी भी 10 पैसे वाली चाय नहीं पीते थे, बल्कि होटल में जाकर 1 रुपए वाली चाय पीते थे। वहां वो अमीर लोगों की बातचीत सुनते थे कि वो कैसे अमीर बने। एक दिन चाय पीते वक्त उन्होंने 2 लोगों की बातचीत सुनी। एक कह रहा था कि यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के हैं, उनकी कीमत रियाल से ज्यादा है। अगर कोई इन सिक्कों को गला दे तो लाखों रुपये की चांदी मिल सकती है। ये बात धीरूभाई को सीरियस लगी। उन्होंने एक मशीन खरीदी और बड़े पैमाने पर सिक्के गलाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे बाजार से सिक्के गायब होने लगे। सरकार को चिंता हुई कि ये सिक्के कहां जा रहे हैं। उन्होंने जांच के लिए टीम बनाई, जिसमें धीरूभाई अंबानी का नाम सामने आया। लेकिन जब तक पुलिस उनके पास पहुंची, तब तक धीरूभाई सारे पैसे लेकर भारत वापस आ चुके थे। ये साल 1958 की बात है। भारत वापसी पर उनके पिताजी उनसे बहुत नाराज हुए। रिश्तेदारों ने भी काफी ताने दिए, लेकिन धीरूभाई ने किसी की नहीं सुनी। गांव में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने कोकिलाबेन से शादी की और फिर अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मुंबई चले गए। 1958 में मात्र 15,000 रुपये पूंजी के साथ उन्होंने मुंबई में बिजनेस शुरू किया। उस समय व्यापारियों का एक यूनियन था जो बिना उनकी इजाजत के किसी नए व्यापारी को बिजनेस करने नहीं देता था। धीरूभाई को इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत मेहनत के बाद उन्हें इजाजत मिल गई, लेकिन फिर पता चला कि जिस फैक्ट्री से वो धागा खरीदते हैं, वहां भी एक यूनियन है। वहीं उनके बनाए सामान को खरीदने वालों का भी अलग यूनियन था। ये सभी यूनियन मिलकर बीच के व्यापारियों का फायदा खा जाते थे। फैक्ट्री वाले ऊंचे दाम में धागा बेचते थे और खरीदने वाले कम दाम में खरीदते थे, जिससे धीरूभाई जैसे व्यापारियों को घाटा होता था। ये सब देखकर धीरूभाई ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने यूनियन के लोगों के साथ मिलकर फैसला किया कि वो सीधे फैक्ट्री से सस्ता माल खरीदेंगे और ऊंचे दाम पर बेचेंगे, ताकि उन्हें सही मुनाफा मिल सके। इससे मुंबई के कई बड़े व्यापारी नाराज हो गए। उन्होंने रिश्वत देकर एक IAS अफसर को धीरूभाई की दुकान सील करवा दी। लेकिन धीरूभाई कमाल के आदमी थे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना सारा सामान उस IAS अफसर के घर के सामने रख दिया। उस अफसर के यहाँ कुछ बड़े अधिकारी आने वाले थे। सामान देखकर उनके कारनामे सबके सामने आ जाते। अपनी नौकरी बचाने के लिए उस अफसर को जल्दी से दुकान खुलवानी पड़ी और धीरूभाई फिर से अपना व्यापार करने लगे। कुछ सालों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर धीरूभाई अंबानी और उनके पार्टनर चंपकलाल दमानी के बीच मतभेद हो गए। उनकी बिजनेस करने की सोच बिल्कुल अलग थी। इसलिए 1965 में चंपकलाल दमानी ने पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला किया और दोनों अलग हो गए। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने गुजरात के नरोदा में एक टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की।
और यहीं से उनकी सफलता का सिलसिला शुरू हुआ। उस समय सरकार ने एक रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस निकाला था। इसके तहत व्यापारी विदेशों से सस्ता फैब्रिक ला सकते थे, लेकिन शर्त यह थी कि उस फैब्रिक से बने नए कपड़े उन्हें वापस विदेशों में निर्यात करने होंगे। धीरू भाई ने अपनी सारी बचत से विदेशी फैब्रिक खरीदा और टी शर्ट, शॉल और शॉर्ट्स जैसे कपड़े बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने इस नए बिजनेस का नाम विमल रखा, अपने भतीजे विमल अंबानी के नाम पर। अब बड़ी मात्रा में कपड़े बनने लगे तो बाकी कपड़ा बनाने वाली कंपनियों के मालिक परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर सभी रिटेलरों को धमकाया कि वो धीरू भाई अंबानी से कपड़ा ना खरीदें, लेकिन धीरू भाई हार मानने वाले नहीं थे। वो खुद पूरे देश में घूमकर रिटेलरों को समझाने लगे कि वो उनसे कपड़ा खरीदें। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें कोई घाटा होता है तो वो उसकी भरपाई कर देंगे। उनका पॉलिस्टर का कपड़ा बाकी ब्रांड्स के कपड़ों से काफी बेहतर था, जिससे विमल की मांग तेजी से बढ़ने लगी। एक समय ऐसा भी आया कि पूरे देश में एक ही दिन में विमल के 100 शोरूम खोले गए। विमल उस समय का नंबर 1 पॉलिस्टर ब्रांड बन गया। विश्व बैंक की टीम ने उनकी नरोदा की टेक्सटाइल मिल का निरीक्षण किया और उसे भारत की सबसे अच्छी टेक्सटाइल मिल बताया। वहां बनने वाले कपड़े विकसित देशों के मानकों पर भी खरे उतरते थे। हालांकि धीरू भाई अंबानी का सफर इतना आसान नहीं था। उनके प्रतिस्पर्शियों ने उन पर रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, लेकिन धीरू भाई ने अपना बचाव किया कि लाइसेंस में कहीं नहीं लिखा था कि सारा आयातित कपड़ा निर्यात करना जरूरी है। वो कुछ कपड़ा विदेशी बाजार में भेजते थे और बाकी का घरेलू बिक्री में लगा देते थे, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता था। विमल ने न सिर्फ भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि विदेशों में भी अच्छी पहचान बनाई। इस क्षेत्र में सफलता हासिल करने के बाद धीरू भाई ने धीरे धीरे अपने बिजनेस को कई अन्य क्षेत्रों में फैलाया। 8 मई 1973 को उनकी कंपनी को रिलायंस नाम दिया गया। 1977 तक कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। जनवरी 1978 में धीरू भाई अंबानी ने आजाद भारत में पहला IPO लाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कंपनी को बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया। उन्होंने 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 28 लाख इक्विटी शेयर जारी किए। इस IPO को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला। इसमें 58,000 निवेशकों ने हिस्सा लिया। यह शेयर लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। 1986 में जब कंपनी की सालाना शेयरधारक बैठक हुई तो उसमें 3,000 शेयरधारक शामिल हुए, जो भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में एक रिकॉर्ड है। इतने सारे लोगों को बिठाने के लिए बॉम्बे में कोई हॉल नहीं मिला, इसलिए यह बैठक एक मैदान में आयोजित की गई। 1980 में धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस पॉलिटिक्स नाम से एक और कंपनी शुरू की और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में कदम रखा। 1982 में उन्होंने रिलायंस पेट्रोलियम लॉन्च करके तेल और गैस सेक्टर में भी अपना बिजनेस फैला लिया। यहां से आगे धीरू भाई अंबानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने टेलीकॉम, रिटेल, मनोरंजन और कई अन्य क्षेत्रों में भी कदम रखा और रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। उन्हें कई सारे सम्मान भी मिले, जिनमें पद्म विभूषण शामिल है। 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारत के उद्योग जगत में कायम है। उनके बेटे मुकेश अंबानी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। तो दोस्तों, यही है धीरू भाई अंबानी की कहानी। एक समोसे बेचने वाले लड़के से लेकर भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बनने तक का सफर। उनकी कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की क्षमता है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने यह वीडियो पसंद किया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको धीरू भाई अंबानी की कहानी कैसी लगी।